गुड आफ्टरनून। आज चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 3। चैप्टर 3, 4, 5 ये तीन चैप्टर जो है ये मान के चलिए सबसे बड़े चैप्टर्स में आते हैं। 3, 4, 5 एक 9, ठीक है। चैप्टर 3 जो है इस चैप्टर में हम बात करेंगे रिस्क असेसमेंट की और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। चैप्टर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज मानो 10 to 15 मार्क्स की वेटेज। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर किसकी बात करेंगे? रिस्क असेसमेंट की एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इस पूरे चैप्टर में एसए 300, 315, 330, 320 मेजर पोर्शन ये कवर करेगा। 300 तो हमने पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 2 प्लानिंग का है। बट उस प्लानिंग वाले पॉइंट में बार बार एक पॉइंट आ रहा था, रिस्क असेसमेंट। वो क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, और ये रिव्यू क्यों करना चाहिए, असेस क्यों करना चाहिए, इन सब के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं इसका। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है? रिस्क ये टर्म काफी बार यूज होती है ऑडिट में। तो दो बातें हैं। नंबर 1, ऑडिट रिस्क। सबसे पहला रिस्क कौन सा है? ऑडिट रिस्क। ऑडिट का मतलब क्या था बताओ बेटा? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये है ऑडिट का मतलब। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या एक्सप्रेस करने आया हूं? ओपिनियन करने, ओपिनियन एक्सप्रेस करने आया, उसका मतलब मैं ऑडिट करने आया हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क? रिस्क का मतलब होता है चांसेस ऑफ गेटिंग समथिंग रॉन्ग। किसी चीज, गलत चीज के होने का चांस या प्रोबेबिलिटी, मिस हैपनिंग। रिस्क का मतलब क्या होता है? चांसेस या प्रोबेबिलिटी, चांसेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग रॉन्ग। कुछ गलत होने की प्रोबेबिलिटी को रिस्क कहा जाता है। जैसे आप बाइक चलाते हो, व्हीकल चलाते हो, तो एक रिस्क रहता है किसी चीज का, एक्सीडेंट का। तो एक्सीडेंट होना पॉजिटिव बात है, नेगेटिव बात है? नेगेटिव बात है ना, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, ठीक है। अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को मिला दूं, ऑडिट और रिस्क, इन दोनों को मिला दे, तो ऑडिट रिस्क का मतलब क्या हुआ? ऑडिट रिस्क का मतलब है ओपिनियन ऑफ ऑडिटर, ओपिनियन ऑफ ऑडिटर मे बी रॉन्ग, ऑडिटर मे बी इनएप्रोप्रिएट या रॉन्ग। ये मतलब होता है ऑडिट रिस्क का। अच्छा, ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? जो ओपिनियन मैं देने वाला हूं वो क्या हो सकती है? इनएप्रोप्रिएट हो सकती है, ठीक है। अब है ना, आप लोगों ने कभी बिजनेस रिस्क के बारे में सुना है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो उसमें रिस्क है। क्या रिस्क है? नुकसान हो सकता है, बिजनेस फेल हो सकता है। बिजनेस रिस्क में कई सारे रिस्क होते हैं कि मेरे को नुकसान किस बात का हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल मेरे लेबर ने हड़ताल कर दी तो, फॉर एग्जाम्पल मुझे रॉ मटेरियल ही नहीं मिला तो, फॉर एग्जाम्पल मेरा माल ही नहीं बिका तो, फॉर एग्जाम्पल मेरे कंपटीटर ने प्राइस कम कर दिया तो, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने मेरे प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया तो, कुछ भी वजह हो सकती है बिजनेस के डाउन होने के या फेल होने की वजह से। ठीक है, इन शॉर्ट बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, मेरा बिजनेस क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो कुछ बच्चों को लगता है कि ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है, कि कल को मैं प्रैक्टिस करूं और मुझे ऑडिट ही ना मिले तो क्या ऑडिट रिस्क का मतलब बिजनेस रिस्क है? कहता है जी ऑडिट रिस्क का मतलब बिजनेस रिस्क नहीं है। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, कल को मेरा बिजनेस ही नहीं चला तो। ऑडिट रिस्क का मतलब ये नहीं है कि कल को मेरी ऑडिट ही नहीं चली तो, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को ऑडिट नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जो ओपिनियन मैं दे रहा हूं वो कल को गलत भी हो सकती है। अच्छा, ओके। उसके बाद थर्ड बात जो इसी में कही जाती है, अगर मैंने कह दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर, ये मेरी ओपिनियन या ऑडिट रिपोर्ट, मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर, इसका मतलब है आप ये कह रहे हो कि रिस्क है क्या, कि ये मटेरियली मिसस्टेटेड हो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट may exist in financial statement which cannot be detected by auditor। क्या ऑडिट रिस्क का मतलब ये है कि मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर, तो किसी ने कहा, आप कहते हो आपकी ओपिनियन में रिस्क है, कहता हाँ, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, हाँ, जिसको आप डिटेक्ट नहीं कर पाए। कहते जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं, मैंने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर, बट ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जिसको मैं डिटेक्ट ना कर पाऊं। क्यों? एग्जांपल जैसे फ्रॉड, एग्जांपल फ्रॉड का फैक्टर, कि हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड हो जो मेरे सामने आया ही ना हो। ठीक बात है। अच्छा अच्छा, अब मैं ये कंक्लूजन भी निकाल लूं कि हो सकता है मैंने कहा हो क्वालिफाइड, मैंने कहा हो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, मैंने कहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, याद आया क्वालिफाइड का मतलब क्या था, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बट वो परवेसिव नहीं है। एडवर्स में क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो परवेसिव भी है, मतलब गड़बड़ है और पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है। तो आप ये कहना चाहते हो कि रिस्क है किस बात का, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू एंड फेयर हो। यही हुआ ना, आप कह रहे हो कि मेरी ओपिनियन क्या हो सकती है, इनअप्रोप्रिएट हो सकती है, मतलब मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हो। कहता ना, ऑडिट रिस्क का मतलब सिर्फ ये वाला रिस्क है जो फर्स्ट वाला बताया, कि अगर मैंने कह दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है तो रिस्क है इस बात का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जो मैं डिटेक्ट ना कर पाया। बट अगर मैंने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वालिफाइड है या फिर एडवर्स ओपिनियन है, तो ये रिस्क नहीं है कि ट्रू एंड फेयर हो। क्यों? क्योंकि जब भी हम क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं, एडवर्स ओपिनियन देते हैं, तो हमारे पास क्या होने चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए। बिना एविडेंस के मैं ये वाली ओपिनियन तो दे ही नहीं सकता। क्वालिफाई करते हैं, एडवर्स करते हैं तो रीजन देते हैं, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैंने जो एविडेंस ले रखे वो झूठे हैं, ये नहीं है जी। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? तो ऑडिट रिस्क का मतलब सिर्फ एक ही रिस्क, कि अगर मैंने कहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर, हो सकता है वाकई में कोई मटेरियल स्टेटमेंट रह गई हो जो मैं डिटेक्ट ना कर पाया। ठीक बात है। कहता सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो?
कि रिस्क है आपकी ओपिनियन में कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क के कुछ कंपोनेंट है, बताओ। दो कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप मेरे सामने दिखा रहे हो जिसकी मुझे ऑडिट करनी है उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। अच्छा, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो कंपोनेंट में। ऐसा कैसे हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो? कहता भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले बंदे कौन है? इंसान ही तो है, और इंसान क्या कर सकता है? गलतियां कर सकता है। तो पहला रिस्क कौन सा हुआ? इनहेरेंट रिस्क। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसे बोल रहा हूं आईआर। और दूसरा रिस्क होता है कंट्रोल रिस्क। दूसरा रिस्क क्या होता है? कंट्रोल रिस्क। शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं सीआर। पहले इन दोनों को समझते हैं। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ऑडिटर के सामने रख रहे हो उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। क्या लिखा दोबारा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटेन मिसस्टेटमेंट। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट हो, इंसान गलतियां कर सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं सर छोटी मोटी गलती होना कहाँ कौन सी बड़ी बात है? कहते हैं ना, हम कब कह रहे हैं छोटी मोटी गलती है? विच कैन बी मटेरियल। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक मिसस्टेटमेंट हो और जो मटेरियल हो। इधर इंडिविजुअली इंडिविजुअली का मतलब अकेले, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 10-12 लाख की, 50 लाख की, 60 लाख की गलती हो। और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट्स। पहले तो ये समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट हो सकती है। हाँ, मिसस्टेटमेंट जो है इसके लेवल होते हैं बेटा। मिसस्टेटमेंट कहां हो सकती है? एट ट्रांजैक्शन लेवल, एट अकाउंट बैलेंस लेवल, और एट डिस्क्लोजर लेवल, या इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल भी बोलते हैं। गलती कहां हो सकती है? मिसस्टेटमेंट कहां हो सकती है? हो सकता है ट्रांजैक्शन में हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉय ने कोई ट्रांजैक्शन करी नहीं, गलती से भूल गया, गलती तो हो सकती है ना। या ट्रांजैक्शन करते हुए जहां पर 10 लाख लिखने थे वहां पर 1 लाख लिखा गया, या जहां पर 1 लाख लिखना था वहां 10 लाख लिखा गया। गलती हो सकती है ना, ट्रांजेक्शन में गलती हो सकती है। हो सकता है ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही कर दी हो, अकाउंट बैलेंस में ट्रांसफर करते हुए गलती हो जाए। अब अकाउंट बैलेंस कैसे निकालते हैं? टोटल मारते हैं, टोटल मार के उसे कहां ट्रांसफर करते हैं? ट्रायल बैलेंस में। हो सकता है टोटल में गलती हो जाए, ट्रांजेक्शन में ना हुई हो, टोटल में गलती हो जाए। सर टोटल भी ठीक है, ऐसा भी हो सकता है डिस्क्लोजर में गलती हो जाए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल के तौर पे दिखा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां दिखा दिया? रेवेन्यू के तौर पे दिखा दिया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग को क्या दिखा दिया? लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को क्या दिखा दिया? लॉन्ग टर्म। वैल्यूएशन में फर्क आ जाएगा। तो गलती तो कहीं भी हो सकती है इंसान से। हाँ, तो छोटी मोटी गलतियां होती है, छोटी मोटी नहीं है ना, मटेरियल है। इधर इंडिविजुअली हो सकता है एक सिंगल गलती 50-60 लाख की हो जो मटेरियल हो। सर एक्चुअली गलती तो सिर्फ 1 लाख की है, अब तो मटेरियल नहीं है। कहते हैं ऐसी गलतियां मान लो 40-50 मिल गई तो उन सबको अगर मैं टोटल करूंगा तो क्या हो जाएगी? बोलो, एग्रीगेटेड।
विद अदर मिसस्टेटमेंट। तो जरूरी नहीं है कि एक गलती इंडिविजुअली मटेरियल हो, जब बाकी गलतियों के साथ क्लब करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, मटेरियल हो सकती है। ओके। हो तो सकती है, इंसान गलतियां कर सकता है, खासकर ये गलतियां होने का चांस कहां बढ़ जाता है, ठीक है, इनहेरेंट रिस्क इज हायर। एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है तो वहां पर गलतियां होने का चांस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। नमस्ते भैया। एग्जाम्पल, जहां पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है वहां पर गलती मिलने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। मैनेजमेंट कहती है सर ये बात तो हमें भी पता है, हम भी इंसान है, हमें भी पता है इतने सारे एम्प्लॉइज हैं हमारे, वो गलती कर सकते हैं, बट इसके लिए हमने क्या बना रखा है, कंट्रोल्स। इसके लिए हमने क्या बना रखे हैं, कंट्रोल्स। कहता है अब समझ दो बातें, ये है बिफोर द कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बिफोर द कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये जो इनहेरेंट रिस्क है, इसमें भी हमने कंट्रोल्स की बात नहीं की है। बात यह है कि इंसान गलतियां कर सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं तेरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है ये सब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज द पॉलिसीज, इज द पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। ये पॉलिसी है या प्रोसीजर्स है, ठीक है, डिजाइन, implemented and maintained by management। ये काम किसका है, ये काम मैनेजमेंट का है। दोबारा से, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पॉलिसी और प्रोसीजर्स होते हैं जी, जिसको किसने बनाया है, मैनेजमेंट ने। सिर्फ रूल बनाने से कुछ नहीं होता, प्रोसीजर बनाने से कुछ नहीं होता, इसको इंप्लीमेंट भी करना होता है, और टाइम टू टाइम इसको क्या करना होता है, मेंटेन भी करना होता है। और ये काम किसका है, ये काम है मैनेजमेंट, ये काम है मैनेजमेंट, ठीक बात है। किस लिए, फोर या टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के या हमारी कंपनी के जितने भी ऑपरेशंस है, फंक्शंस है, वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंडक्ट हो सके। टू, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस। हमारे बिजनेस में जो भी ऑपरेशन है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो अदरवाइज है, मतलब नॉन फाइनेंशियल है, सारे के सारे ऑपरेशन इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, कंप्लायंस ऑफ लॉ हो, कंप्लायंस ऑफ लॉ हो, सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स,
हमारी जो एसेट्स हैं वो क्या रहे, सेफ रहे। हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो क्या रहे, एप्रोप्रिएट रहे। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैनेजमेंट ये पॉलिसी और प्रोसीजर क्यों बनाती है, ताकि हमारे ऑपरेशन सही ढंग से कंडक्ट हो सके, हम सभी लॉ का कंप्लायंस कर सके, हमारी एसेट सेफ रहे और हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या हो, एप्रोप्रिएट हो, रिलायबल हो। ठीक है, ओके। ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो, कहते हैं सर इनहेरेंट रिस्क। एग्जांपल लेते हैं कैश। एग्जांपल लेते हैं कैश। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश कितना दिखाया हुआ है, कहते हैं सर कैश दिखाया हुआ है 22 लाख का। कहता है ऐसा हो सकता है ये 22 लाख ना हो, कम हो, ज्यादा हो। आपके इंप्लॉइज ने कैश गिनने में क्या कर दी हो, गलती कर दी हो, कोई एंट्री डालनी रह गई हो, कोई एंट्री 2 बार डल गई हो। कहते हैं सर पॉसिबल है, बट सर हमने क्या बना रखा है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ है। अगर आप कैशियर हो, आप कैशियर हो, तो एक दूसरा बंदा क्या करेगा, मंथ एंड पे कैश को रिकाउंट करेगा, ये देखने के लिए कहीं इस इंप्लॉय ने गलती तो नहीं कर दी। ये हमारी कंपनी की क्या है, पॉलिसी है। ये हमने क्यों डिजाइन कर रखी है, क्यों इंप्लीमेंट कर रखी है, क्यों मेंटेन कर रखी है, ताकि हमारी एसेट सेफ रहे। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। जो आप सेल दिखा रहे हो सकता है वो सेल की फिगर गलत हो, कोई सेल की ट्रांजेक्शन गलती से एंटर ना हुई हो, कोई 2 बार हो गई हो, कोई फिगर गलत हो गई हो। कहता बिल्कुल ठीक बात है सर, काम का बर्डन इतना ज्यादा होता है, जो सेल रिकॉर्ड करता है वो बंदा वो गलती कर सकता है। बट सर हम क्या करते हैं, एक बंदा और है हमारे पास, वो क्या करता है, इसके काम को क्या करता है, रीचेक करता है 1 महीने बाद। ये हमारी कंपनी की क्या है, पॉलिसी है जी। बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कंट्रोल। हमने क्या बना रखे हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एक टॉपिक आएगा इसी चैप्टर में कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितने भी इफेक्टिव क्यों ना बना लो आप, कितना भी बढ़िया क्यों ना बना लो, ये क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसी के नीचे क्या लाइन लिखी हुई है, नो मैटर, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग the internal control system is designed and implemented. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपने डिजाइन कर रखे हैं और इंप्लीमेंट कर रखे हैं, इट कैन नॉट प्रोवाइड, इट कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट अश्योरेंस, 100% assurance about या for the achievement of, for the achievement of its objects। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऑब्जेक्ट है वो 100% अचीव हो जाएंगे। कोई भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसकी 100% अश्योरेंस नहीं देता है। मैं अगर इसको थोड़ा सा और लेमन लैंग्वेज में लिखूं, इसका मतलब क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में फेल। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी क्या हो सकता है, फेल हो सकता है इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्ट। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने में क्या हो सकता है, फेल हो सकता है जी। ऐसा किस लिए, ड्यू टू सम इनहेरेंट लिमिटेशंस। ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की भी कुछ हद होती है और इन हद से बाहर कोई नहीं जा सकता। इन सिंपल वर्ड, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की कुछ कमी होती है जिसको कभी भी दूर नहीं किया जा सकता, वो हमेशा रहेंगी। चाहे आप कंट्रोल सिस्टम कितना भी स्ट्रॉन्ग बना लो,
और कितना भी ढंग से उसको इंप्लीमेंट कर लो। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल, कोल्यूजन अमंग एम्प्लॉय। एग्जांपल, कोल्यूजन अमंग एम्प्लॉय। कोल्यूजन का मतलब क्या है? मिली भगत। आपने कहा, ये नोट हो गया सारा। आपने कहा सर हमारे कैश में गड़बड़ नहीं हो सकती। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ कैश 22 लाख तो 22 लाख ही है। मैं कहता हूं सर हो सकता है आपके कैशियर से गिनने में गलती हो गई हो। कहते बिल्कुल हो सकता है सर, हमारा एक बंदा और है, वो हर महीने कैश को क्या करता है, रिकाउंट करता है। तो अगर कैशियर ने गड़बड़ कर रखी होगी या उससे कोई गलती हो गई होगी तो दूसरा बंदा बता देगा। और कहता दूसरा बंदा उससे मिल के साथ मिल गया तो मान लो जानबूझ के कैशियर ने गड़बड़ कर रखी है, 1 लाख रुपए उसने उड़ा रखे हैं, और जो रीचेक करने आएगा वो क्या कहेगा, 50,000 तेरे 50,000 मेरे, तू ये बोल दे कि कैश पूरा है। ऐसा हो सकता है ना? तो हो तो सकता है। कोल्यूजन अमंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आपस में मिल गए। कर लो, अब क्या करोगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। ऐसी ऐसी लगभग 5 से 6 इनहेरेंट लिमिटेशन है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो ये बताता है कि भाई कंट्रोल स्ट्रॉन्ग बनाए जा सकते हैं, बट 100% अश्योरेंस अभी भी नहीं है कि गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, और ये गड़बड़ कभी दूर नहीं हो सकती। अब समझते हैं कंट्रोल रिस्क के बारे में। कंट्रोल रिस्क क्या कहता है? कंट्रोल रिस्क कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है में कंटेन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटेन मिस स्टेटमेंट, which can be material, which can be material either individually or when aggregated with, when aggregated with other misstatement। हाँ तो ये तो सर साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने आपको बताया ना कि कंट्रोल बना रखे हैं हमने, एंड एंड और जो आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में फेल इन प्रिवेंशन, वो इन मिसस्टेटमेंट को क्या नहीं कर पाया, प्रिवेंट नहीं कर पाया, डिटेक्शन एंड करेक्शन। और आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन मिसस्टेटमेंट को ना प्रिवेंट कर पाया और ना डिटेक्ट करके करेक्ट कर पाया। ठीक है, दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में फेल। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी तो फेल हो सकता है। अच्छा, आप लोगों ने फाउंडेशन में प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा। ये मैंने बीच में क्रॉस लगाया है, क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लाई है, आई आर मल्टीप्लाई बाय सी आर। आप लोगों ने डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के बारे में सुना है? अब देखो मैं सिक्का उछालता हूं, हेड या टेल आएगा, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है? 50-50% है। एक ताश की गड्डी है, 52 पत्ते होते हैं उसमें, मैं उसको सफल करके एक पत्ता निकालूं और वो हार्ट का इक्का निकल के आए, इस बात की कितने चांसेस है? 1/52। यही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ इक्का आए तो ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं? 4। तो 4/52, 4/52 तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1/13। ठीक बात है। अब हम क्या कहते हैं कि अब देखो प्रोबेबिलिटी को ध्यान से सुनना, कि मैं कहता हूं कि मैंने कार्ड्स को शफल किया, मैं जो कार्ड पिक कर रहा हूं, ठीक है, सबसे पहले ये कार्ड जो है ये ताश का ये इक्का है, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/13। ठीक है, अब उसके बाद मैं उसको रीशफल करूं तो वो इक्का जो है वो हार्ट का इक्का हो, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है? पहले तो 1/13, फिर उसके बाद कितने इक्के होते हैं? तो 1/4। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, कि पहले ये होगा फिर उसके बाद ये होगा, पहले ये होगा और फिर उसके बाद में ये होगा।
उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। तो डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, इक्का जो है, ताश का इक्का, इक्का है और वो हार्ट का है, तो आपने 1/52 कैसे बोला? 1/13, कितने इक्के हैं? 4, मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक बात है ना? और कितने हार्ट के पत्ते होते बताओ? 13। 1/13 किस चीज के है? हार्ट की प्रोबेबिलिटी। और 1/4 किसकी प्रोबेबिलिटी? इक्के की। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 1/52। इसे डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं बेटा। समझ में आया? इसे बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती हो सकती है और वो टाइमली बेसिस पर प्रिवेंट नहीं हुई, डिटेक्ट नहीं हुई और करेक्ट नहीं हुई। इसका मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप मेरे सामने रख रहे हो उसमें क्या हो सकती है? मिसस्टेटमेंट हो सकती है, जो कि मटेरियल हो इधर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट। तो कहता सर हाँ तभी तो ऑडिट करवा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में ऑडिट के फायदे पढ़े थे। क्या फायदे ऑडिट के? कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ होगी तो ऑडिटर आके हमें बता देगा। ऑडिटर कहता हाँ पॉइंट। अब देखो सेकंड पोर्शन क्या जाता है इसका? डिटेक्शन रिस्क। सेकंड कंपोनेंट क्या है इसका? डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क में लिखा हुआ है कि हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जो मैं डिटेक्ट ना कर पाऊं। ऑडिटर में फेल, ऑडिटर में फेल in the detection of, in the detection of such misstatement या such material misstatement। हो सकता है ऑडिटर ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर पाए। भाई मैं भी तो इंसान हूं। कहता अच्छा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप मेरे सामने रख रहे हो उसमें हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो और मैं उसको डिटेक्ट ना कर पाऊं। इसके दो कंपोनेंट आ गए। ऐसा क्यों कह रहे हो सर, आप तो एक्सपर्ट हो, आपसे भी कोई गलती बच जाती है क्या? कहता हाँ। इसके फर्दर दो कंपोनेंट क्या बनते हैं? सबसे पहला कंपोनेंट बनता है सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क। और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है नॉन सैंपलिंग रिस्क। कहते ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। हम कभी भी 100% ऑडिट नहीं करते। हम कभी भी 100% ऑडिट नहीं करते। क्यों नहीं करते? टाइम ही नहीं होता। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ना, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, टाइमलीनेस एंड कॉस्ट। तो उसमें क्या पॉइंट आता है कि मान लो लाखों ट्रांजेक्शन है तो हम सिर्फ क्या करते हैं, सैंपल बेसिस पे ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं। तो जब मैंने 100% ट्रांजेक्शन चेक करी नहीं तो मैं 100% एश्योरेंस भी नहीं दे सकता। सैंपलिंग रिस्क क्या कहता है? मैं, ये पूरी पॉपुलेशन है, ये क्या है? ये पूरी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का मतलब एंटायर डेटा। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? एंटायर डेटा। जैसे सारी की सारी सेल पॉपुलेशन, तो मतलब सेल की सारी ट्रांजेक्शन। तो क्या मैं सेल की सारी ट्रांजेक्शन को चेक कर पाता हूं? नहीं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं? सैंपल पिक करता हूं। सपोज करो मैंने 40% या 30% ट्रांजेक्शन चेक की, यह है सैंपल। सैंपल सिलेक्टेड बाय ऑडिटर। तो मैं अपना ऑडिट प्रोसीजर जो है वो पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं करता हूं। किस पे अप्लाई करता हूं? सैंपल पे। तो जो मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा वो भी किस बेस पर होगा? हाँ, कंक्लूजन इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है वो किस बेस पर ड्रॉ किया गया है? सैंपल के बेस पे। अब बताओ, ऐसा हो सकता है ना कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट यहां हो जो मेरे सैंपल में ना आई हो? ये क्या है? ये है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये मेरे सैंपल में नहीं आई। तो बताओ मैंने कंक्लूजन क्या दे दिया? मैंने तो कह दिया सेल पॉपुलेशन इज सही, मतलब सेल पॉपुलेशन इज
ट्रू एंड फेयर, मेरे को तो कोई गलती नहीं मिली, सेल पॉपुलेशन बिल्कुल सही है, जबकि मटेरियल स्टेटमेंट थी और वो मेरे सैंपल में ही नहीं आई। समझ में आ रहा है? कंक्लूजन इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। ठीक है, अगर मैं पूरी ऑडिट करता, 100% ऑडिट करता, तो शायद मेरा कंक्लूजन क्या हो जाता, चेंज हो जाता। ठीक है, कंक्लूजन में चेंज, कंक्लूजन में चेंज इफ 100% ऑडिट इज डन। ये है सैंपलिंग रिस्क। ये क्या है? सैंपलिंग रिस्क, कि मेरा कंक्लूजन क्या हो जाता, चेंज हो जाता, अगर मैंने 100% ऑडिट करी होती तो। बात समझ में आ गई? नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या हुआ? एनी अदर रिस्क। सैंपलिंग रिस्क के अलावा कोई भी रिस्क जो होगा उसे क्या कहा जाएगा? नॉन सैंपलिंग रिस्क। एग्जांपल इसका, क्या फ्रॉड को डिटेक्ट करना आसान है? एग्जांपल, नॉन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। नॉन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड जो होता है वो केयरफुली प्लान्ड और कंसील्ड होता है, उसको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। हो सकता है तुम्हारे सामने हो, तुम्हारे सैंपल में हो, फिर भी तुम उसको क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाए? क्योंकि सर उसके सारे डॉक्यूमेंट अरेंज थे। जैसे परचेज थी तो हमने परचेज के बिल मांगे, परचेज के बिल दे रखे उन्होंने, स्टॉक आउटवर्ड में एंट्री भी दिखा रखी है। जब हमने फिजिकली चेक किया तो स्टॉक भी नहीं था। हमने पार्टी से कंफर्मेशन भी कर ली, पार्टी कह रही है हाँ मैंने माल खरीदा है। अब बताओ हमें कैसे पता लगेगा फर्जी परचेज थी? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो नॉन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। देखो दोबारा, मेरे सामने 100 ट्रांजेक्शन है, मैंने 100 में से 30 ट्रांजेक्शन पिक की, 70 मैंने चेक नहीं करी। हो सकता है मिस स्टेटमेंट उस 70 में हो, तो ये कौन सा रिस्क हुआ? सैंपलिंग रिस्क। वे क्या कर सकते हैं, सैंपल में नहीं आई। अब जो 30 ट्रांजेक्शन है, हो सकता है उसमें भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो, बट वो फ्रॉड के साथ की गई थी, प्रॉपरली प्लान्ड और कंसील्ड थी, और ऑडिटर उसको डिटेक्ट करने में फेल हो गया, वो प्रॉपरली प्लान्ड और कंसील्ड थी। दिमाग सिर्फ ऑडिटर में थोड़ी होता है, मैनेजमेंट में क्या बंदे नहीं बैठे, मैनेजमेंट में क्या सीए नहीं बैठे, तो उनको क्या पता नहीं ऑडिटर आते क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं? तो मैनेजमेंट ने उन 30 ट्रांजेक्शन के अंदर फ्रॉड करके छुपा रखा था, जिसको ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो ये कौन सा रिस्क हुआ? नॉन सैंपलिंग रिस्क। पॉइंट समझ में आया? ओके। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मतलब हुआ? कि जो ओपिनियन मैं दे रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ध्यान से देखना आप, जो ओपिनियन मैं दे रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो क्या हो सकती है? इनअप्रोप्रिएट हो सकती है। यही तो कह रहा हूं मैं। दो चीजें हो गई, दो इवेंट हो गई जो एक दूसरे पे क्या हो रही है? डिपेंड हो रही है। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, पहली प्रोबेबिलिटी, और दूसरी मैं उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाया, ये सेकंड प्रोबेबिलिटी। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ऑडिट रिस्क। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ ले लो सर। एक पानी और कॉफी के लिए और बोल देना, पानी थोड़ा ठंडा। हाँ जी बेटा, ये पॉइंट समझ में आया? अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, तो ऑडिट रिस्क क्या है? एक इक्वेशन है। ऑडिट रिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। इसी को मैं थोड़ा सा और फाइन करूं, थोड़ी डिटेल करूं, तो ऑडिट रिस्क क्या बना? इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क या डीआर। तो ये आ गया ऑडिट रिस्क। ये जो रिस्क है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आई आर मल्टीप्लाई बाय सी आर, ये किसके पार्ट पर है? ऑन दी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ऑन दी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना
किसकी जिम्मेदारी है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना किसकी जिम्मेदारी है? तो ये कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम आपको दे रहे हैं उसमें गलती हो सकती है, और जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो उसको प्रिवेंट नहीं कर पाए, तो किसका फॉल्ट है? ये किसका फॉल्ट है कि हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट और मैं इसको डिटेक्ट ना कर पाऊं? ये किसके पार्ट पर है? ऑन दी पार्ट ऑफ ऑडिटर। अब इससे एमसीक्यू क्या आ सकता है? इक्वेशन ही पूछ सकते हैं। ऐसा भी आ सकता है इनमें से कौन सा रिस्क ऑडिटर के पार्ट पे है? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, ऑल ऑफ अबव। डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के पार्ट पे जी। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क किसके पार्ट पर है? मैनेजमेंट के पार्ट पे। पॉइंट सब में आ गया? चलो गुड। इसके बाद इन रिस्क की आपस में कुछ रिलेशनशिप भी है। रिलेशनशिप बिटवीन आईआर एंड सीआर। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, बिल्कुल रिलेशनशिप है जी। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क में बिल्कुल रिलेशनशिप है, और पैरेलल रिलेशनशिप है। पैरेलल रिलेशनशिप है। कहते हैं मैं कुछ समझा नहीं, पैरेलल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? पैरेलल रिलेशनशिप का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो पहला घटेगा। इसे बोलते पैरेलल चलना। वो कम तो हम भी कम, वो ज्यादा तो हम भी ज्यादा। क्या मतलब? इनहेरेंट रिस्क अगर कम है तो कंट्रोल रिस्क भी कम होगा, और इनहेरेंट रिस्क अगर ज्यादा है तो कंट्रोल रिस्क भी ज्यादा होगा। सर कोई एग्जांपल? फॉर एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो आदमी गलती करता ही करता है। अब उसके डिटेक्ट ना होने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां होने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा। आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंसान देखो गलतियां कर देगा, बट आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जब उसे डिटेक्ट करके करेक्ट कर देगा तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के गलत होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल, अगर कंपनी की पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है तो इंप्लॉइज को मौका भी नहीं मिलेगा फ्रॉड करने का। तो अगर कंट्रोल रिस्क कम है, मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो इंप्लॉइज को मौका नहीं मिलेगा कंपनी में गड़बड़ करने का। अब जैसे कैशियर के सर पे आपने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, तो कैशियर को मौका नहीं मिलने वाला कि मैं कैश की हेरा फेरी कर दूं। जब उसको दिख रहा है कि मालिक देख रहा है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसको चांस नहीं मिलेगा बेटा। जब कैशियर को पता है मेरे को देखने वाला कोई नहीं है, तो कैश क्या कर देगा? गायब कर देगा, और कह देगा सर कस्टमर ने कम दे दिया था, और हो सकता है मेरे से गलती गलती हो गई हो गिनने में। कर सकता है ना? तो अगर कंट्रोल वीक है तो इनहेरेंट रिस्क यानी कि इंक्लूडिंग फ्रॉड का रिस्क क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ओके। अब रिलेशनशिप बिटवीन इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, कहता क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है? बिल्कुल है। और इनवर्स रिलेशनशिप है। कौन सी रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। अब ये इनवर्स रिलेशनशिप क्या होती है? उलट। इसका एग्जांपल समझो। देखो बेटा, अगर आईआर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है सीआर क्या होगा? ज्यादा ही होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हाँ, तो डिटेक्शन रिस्क क्या होगा? कम होगा। उल्टा, अगर इनहेरेंट रिस्क कम है तो कंट्रोल रिस्क भी कम होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कम कर देते हैं, डिटेक्शन रिस्क क्या होगा? ज्यादा होगा। थैंक यू। थैंक यू। ये वाला कई बच्चों को समझ में नहीं आता, ये वाला सेकंड वाला। सर पहले वाला तो ठीक आ गया सब में कि कंट्रोल अगर वीक है, ठीक है, तो इंप्लॉइज को चांस मिल जाता है कि वो गड़बड़ कर सकते हैं, ये तो सब में आ गया। ये क्या है? ये इनवर्स रिलेशनशिप कैसे होगी? अब जो बुक है आपके पास, अगर मैं कहूं इस बुक में, पूरी बुक में, जैसे आपके पास वो स्टडी मैट है, मैं कहता हूं इस पूरी बुक में सिर्फ 5 गलतियां हैं, ढूंढो। तो उसको ढूंढना आसान होगा मुश्किल होगा? इतने सारे पेजेस, उसमें सिर्फ 5 गलतियां।
मैं कहूं हर पेज पे 5 गलतियां हैं, ढूंढो, तो ढूंढना आसान होगा मुश्किल होगा? तो बताओ, अगर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा, और उसको डिटेक्ट ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब इतनी सारी गलतियां होंगी तो कोई ना कोई डिटेक्ट हो जाएगी बेटा। बट अगर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क कम है तो इसका मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, तो गलतियां कम है, तो उसको डिटेक्ट कर पाऊंगा, इसके चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, यानी कि डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा। गलतियां कम है और हमें तो सैंपल बेसिस पे ऑडिट करनी है, कम टाइम में ऑडिट करनी है, हो सकता है छूट जाए, सैंपल भी ना आए। कौन समझ आ रहा है? ये वजह। इट इज ऑल अबाउट इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। तीनों को कंबाइन कर दे तो क्या बना? ऑडिट रिस्क। क्लियर है थोड़ा थोड़ा? अब आते हैं थोड़ा सा आगे इसे। ऑडिट रिस्क क्या जीरो हो सकता है? ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली। इसको जीरो तो नहीं कर सकते, कोई भी रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता बेटा, बट बट कैन बी रिड्यूस्ड, इसको रिड्यूस किया जा सकता है अप टू एन एक्सेप्टेबल, हाँ, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। ये गेट बंद करना बेटा, कूलिंग बाहर जा रही है। सर समझ नहीं आया? अगर आप व्हीकल चला रहे हो, एक्सीडेंट होने का रिस्क है बेटा, है ना? तो सर है तो सही, बट हम क्या करेंगे, इस रिस्क को मैनेज कर लेंगे। रिस्क को मैनेज करना मतलब रिस्क को रिड्यूस करना। कैसे? हम व्हीकल तेज नहीं चलाएंगे, हम हेलमेट लगा के चलेंगे, रॉन्ग साइड पे नहीं चलेंगे, ठीक बात है? और कोशिश ये रहेगी कि रात के टाइम नहीं चलाएंगे, ठीक है? आपने पॉलिसी बना रखी है, मैं जब भी व्हीकल चलाऊंगा 50-60 की स्पीड से ऊपर नहीं चलाऊंगा, मैं अपनी साइड पे चलाऊंगा, मैं कभी भी रश ड्राइविंग नहीं करूंगा, हेलमेट लगा के चलूंगा और रात को ड्राइविंग नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात है, ये पॉलिसी आपने बना रखी है। इसके बाद गारंटी है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा? बोलो, गारंटी तो नहीं है। हाँ, रिस्क कम हो जाएगा। आप बहुत अच्छी पॉलिसी बना के चल रहे हो कि अब आपका एक्सीडेंट होने का चांस क्या है? कम है। एक्सीडेंट होने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी बेवकूफी हो, सामने वाले की बेवकूफी तो हो सकती है। आप दिन में 50 की स्पीड पे अपनी बाइक चला रहे हो, हेलमेट लगा के अपनी साइड पे चला रहे हो, और रॉन्ग साइड से बहुत तेज गाड़ी आ रही है और उसने आपके अंदर ठोक दिया, बताओ क्या एक्सीडेंट हो नहीं हो गया? हो गया। रिस्क कैन बी मैनेज्ड, इट कैन बी रिड्यूस्ड, इतना कि इतना रिस्क को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इतना रिस्क को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप व्हीकल चला रहे हो तो इतना रिस्क तो उठाना पड़ेगा। एक्सीडेंट तो हो सकता है जी, मेरी बेवकूफी के कारण या सामने वाले की बेवकूफी के कारण, ठीक है? रिस्क क्या किया जा सकता है? मैनेज किया जा सकता है, बट कैन नॉट बी जीरो, ठीक बात है? अब मैं इस रिस्क को मैनेज कैसे करूं? ऑडिटर कहता है कि मैं ये कहता हूं कि मेरी ओपिनियन गलत हो सकती है, रिस्क है, बट इसके चांसेस बहुत कम है कि मेरी ओपिनियन क्या हो सकती है? गलत हो सकती है, इसके चांसेस बहुत कम है। तो इसको कैसे किया जाए? दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सबसे पहले तो ये देखो कहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस ज्यादा है, कहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस ज्यादा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान करो, प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स अकॉर्डिंगली। सबसे पहले ये देखो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने आ रही है, आपको पता है ना किसमें रिस्क हो सकता है? कहता हाँ, देखो कहां रिस्क हो सकता है, अंदाजा लगाओ कहां पर रिस्क मिलने के कहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस
ज्यादा है, और जहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस ज्यादा है वहां पर आपके ऑडिट प्रोसीजर क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। वहां पर डिटेल चेकिंग करो। अब देखो सीए का एग्जाम टफ टफ आता है, कोई भी फेल हो सकता है बेटा, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी क्या हो सकता है, सीए के एग्जाम में फेल हो सकता है। रिस्क है, रिस्क किस चीज का, फेल होने का। तो हम क्या करते हैं, क्या ये रिस्क जीरो हो सकता है, पहले तो ये बताओ ना, रिस्क जीरो तो नहीं हो सकता सर, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। बट इस रिस्क को मैनेज किया जा सकता है कैसे, सर सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के आने का चांस ज्यादा है। अब रिवीजन टाइम में ये करते हो ना, मान लो आपको पता है 20 चैप्टर है, बट इतना टाइम नहीं है कि 20 के 20 चैप्टर हम रिवाइज कर ले, तो हम क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं किस चैप्टर से एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, कि अगर मैंने ये चैप्टर स्किप कर दिया तो भाई मैं फेल हो जाऊंगा। फिर उसके ऊपर हमारे प्रोसीजर क्या रहते हैं, ज्यादा, उसकी रिवीजन हम क्या करते हैं ज्यादा, जिस चैप्टर में से कम आने के चांसेस है उसके ऊपर हम क्या चेक करते हैं, प्रोसीजर कम परफॉर्म करते हैं। ऐसे तैयारी करके चले जाते हैं। बट एक बात तो आईसीआई ने अगर अनइम्पोर्टेंट टॉपिक ज्यादा पूछ लिए तो, जैसे इस बार फाउंडेशन के अकाउंट्स के पेपर में बच्चा ऐसा कुछ कह रहे थे कि वो टॉपिक जिससे आज तक आईसीआई ने पूछा ही नहीं थे क्वेश्चन, जो अनइम्पोर्टेंट मान के यू छोड़ के चले जाते थे, उससे क्वेश्चन आ गए। तो बताओ बच्चा फेल हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो तो सकता है, बट रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। अब देखो मैंने ऑडिट रिस्क के कितने कंपोनेंट बताए थे, ध्यान से देखो पिछले पेज पे, दो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा डिटेक्शन रिस्क। तो पहले तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने आ रही है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने आ रही है, आइडेंटिफाई करो और असेस करो इसमें कहां कहां पर रिस्क ज्यादा है। और फिर डिटेक्शन रिस्क क्या कहता है कि हो सकता है मैं डिटेक्ट करने में फेल हो जाऊं, ऐसे कैसे, जहां पर तुम्हें लगता है रिस्क ज्यादा है वहां पर ऑडिट प्रोसीजर क्या होने चाहिए, ज्यादा। और जहां पर लगे रिस्क कम है तो वहां पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या करने चाहिए, कम। मैं ये नहीं कह रहा वहां ऑडिट ही नहीं करनी चाहिए, वहां पर आपके ऑडिट प्रोसीजर आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ, रिस्क को आइडेंटिफाई करने और उसको असेस करने के लिए प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, याद करो पहला लेक्चर, रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म टू आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है। अच्छा ये बताओ ऑडिट करने के बाद करूं या ऑडिट करने से पहले करना है काम, ऑडिट करने से पहले, फर्दर प्रोसीजर तो उसके बाद होंगे, फर्दर मतलब बाद का काम बाद में है। पहले ये तो देखो कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने रखी जा रही है इसमें कहां कहां आपको लग रहा है कि गलती होने के चांसेस ज्यादा है, और वहां वहां आपके प्रोसीजर क्या होने चाहिए, ज्यादा। तो बेटा रिस्क का मतलब श्योरिटी है या चांसेस है, चांसेस है। अब मान लीजिए आपको हाई रिस्क मिल गया कहीं पर कि यहाँ पर गड़बड़ मिलने के चांसेस ज्यादा है, कि कंट्रोल बहुत वीक है मैनेजमेंट के, तो बताओ रिपोर्ट क्वालिफाई कर दूं, क्यों नहीं, रिस्क का मतलब प्रोबेबिलिटी, गलती मिलने के चांसेस ज्यादा है, गलती होगी अभी नहीं पता, तो गलती है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का कोई एग्जांपल बताओगे, वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट बैलेंसेस, वाउचिंग,
ऑफ ट्रांजेक्शन चेक करना, अकाउंट बैलेंस चेक करना, ये बेटा किस लिए परफॉर्म किए जाते हैं? ये किस लिए परफॉर्म किए जाते हैं? टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सिर्फ रिस्क के बेस पर रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं हो सकती। रिस्क के बेस पर हमें सिर्फ ये पता लग सकता है कि कहां पर मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कम रखने हैं और कहां पर मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा रखने हैं। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके मुझे क्या मिलेंगे? ऑडिट एविडेंस मिलेंगे कि एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। और जब एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट मिलती है तो रिपोर्ट क्वालिफाई होती है बेटा। पॉइंट समझ में आया? तो ऑडिट प्रोसीजर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, रैप एंड फैप। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इनिशियल स्टेज पे होते हैं, मतलब ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, इसलिए इसको इनिशियल ऑडिट प्रोसीजर भी कहा जाता है। इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? इनिशियल ऑडिट प्रोसीजर्स। क्यों? क्योंकि कब परफॉर्म किए जाते हैं? परफॉर्म्ड एट प्लानिंग स्टेज। परफॉर्म्ड एट प्लानिंग स्टेज। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कब परफॉर्म किए जाते हैं? ड्यूरिंग द ऑडिट। ये कब परफॉर्म किए जाते हैं? फैप, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। ड्यूरिंग द ऑडिट परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। ये तो जब ऑडिट करने पहुंच जाओगे तब होंगे। वेरिफिकेशन वाउचिंग तो तब होगी जब क्लाइंट प्लेस पे पहुंच जाओगे। सही बात है ना? हाँ, यही है आपका SA 315 और यही है आपका SA 330। भाई ढंग से प्लान करके अगर ऑडिट परफॉर्म करोगे तो आपका ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट पढ़ाया था मैंने चैप्टर नंबर 11 में, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, बीइंग अलर्ट टू डाउटफुल सिचुएशन। ये भी तो यही है। अगर रिस्क ज्यादा है तो फिर क्या करना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए या वहां पर ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए? ये प्रोसीजर यही तो है, फैप, सॉरी वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, बीइंग अलर्ट टू डाउटफुल सिचुएशन। पॉइंट समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा क्लियर है? आगे आ जाते हैं। मेरे बाद कोई क्लास है क्या? काफी है क्या इतना? है बताओ चलो। तो मैं तो सोच रहा था और पढ़ा दूं। अब कल इसको बुक में से पढ़ेंगे, थोड़ा सा और है, पहले इसको कर लेंगे कंप्लीट, उसके बाद बुक में से पढ़ेंगे, समझ में आएगा सारा। आपको आ रहा है बेटा समझ में? कल सर ने बताया था तुम पुराने पापी हो, मेरे को लगा नए बच्चे हो। सर ने बताया कि एक अटेम्प्ट पढ़ चुका है बेचारा। आपने ग्रुप 1 दिया ना अभी? पहले पढ़ी थी क्या ऑडिट थोड़ी बहुत? एक दो चैप्टर ना? हाँ ठीक है।